Okay, so we are going ahead with questions on rotational motion now. But before we do that, rotational motion के जो जो basic formulas required होते हैं, तो पहले हम उस particular formulas पे based question लेते हैं. So first question is an example for that. The force F bar is 7 I cap plus 3j cap minus 5k cap acts on a particle whose position vector is. Position vector normally हम r bar से denote करते हैं I cap माइनस j cap प्लस k cap. तो नॉर्मली पोजीशन वेक्टर के लिए r bar रिजर्व होता है. r bar मतलब पोजीशन वेक्टर. और एक चीज पता होनी चाहिए कि जब आप पोजीशन वेक्टर बोलते हो तो इट इज नॉट अ नॉर्मल वेक्टर, इट इज अ स्पेशल वेक्टर. स्पेशल इन द सेंस कि उस वेक्टर का, मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है जो ए पॉइंट पे है, मान लो इसका पोजीशन मुझे बताना है, तो मैं इसके पोजीशन को एक वेक्टर से दिखाता हूं और वो वेक्टर मैं रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकता. आई कैन नॉट स्टार्ट दिस वेक्टर फ्रॉम एनी पॉइंट. तो मुझे इस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन रखना पड़ता है. तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो. पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन. ये इंपॉर्टेंट है. ओके, गुड. क्यों इंपॉर्टेंट है आगे समझिएगा आप. Right now, what is the torque of a given force about origin? आ गया about origin. What is the torque of a given force about the origin? Torque vector is r bar cross f bar. ये पता होना चाहिए. So torque is r bar cross f bar. और जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है तो you use matrices determinants to solve. Okay, तो सबसे पहले रो में आप आई कैप जे कैप के कैप लिखते हो. दूसरी रो में आप, सेकेंड रो में आप, पहला वेक्टर कौन सा लिखा है आर बार, तो आर बार के कंपोनेंट लिखते हो क्योंकि टॉर्क इज आर बार क्रॉस एफ बार एंड नॉट एफ बार क्रॉस आर बार. आर बार क्रॉस एफ बार और एफ बार क्रॉस आर बार का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है. तो पहला वेक्टर आपने लिखा आर बार, तो उसके कंपोनेंट्स 1 माइनस 1 1. क्यों? क्योंकि यहां से आपको समझ गया. मैं थोड़ा डिटेल लिख ही देता हूँ एनीवेज. तो मैं फॉर जस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम राइटिंग इन डिटेल आर एक्स आर वाई आर जेड. तो x कंपोनेंट ऑफ r इज 1 क्योंकि 1 आई कैप. y कंपोनेंट इज माइनस 1 क्योंकि माइनस 1 j कैप. और z कंपोनेंट इज अगेन 1 मतलब माइनस 1 के प्लस 1 के कैप. तो ये 1 आ गया. सिमिलरली फोर्स का x कंपोनेंट यहाँ से है 7 और फोर्स का y कंपोनेंट यहाँ से है 3 और फोर्स का z कंपोनेंट यहाँ पे है माइनस 5. तो ऐसा आप लिखते हो आई कैप जे कैप के कैप. सेकेंड रो में आर एक्स आर वाई आर जेड. तीसरे रो में एफ एक्स एफ वाई एफ जेड. राइट. दिस इज इक्वल टू I cap, J cap, K cap. Then Rx is 1 minus 1 plus 1, 7, 3 minus 5. अब डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, यू शुड नो दिस. तो सबसे पहले आप फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए. लेकिन फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है आई कैप, उसको लिखोगे बाहर. तो राइट डाउन आई कैप first row, first column, forget about this. Solve this determinant. Okay, you have to solve this determinant. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको. You have to multiply these two. Minus 1 into minus 5 is plus 5. Okay, then you have to multiply these two. 1 into 3 is 3 और दोनों को subtract कर देते हैं. तो ये आएगा आपका ऐसा. ओके, माइनस जे कैप. तो वापस जब माइनस जे कैप लिख रहे हो तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को भूल जाओ. क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन. ओके, तो यू हैव टू डू दिस. तो आई होप ये स्कूल में भी हुआ है आपका और 11 में मैथ्स हुआ होगा तो उसमें भी हुआ होगा. सो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ इट, आई विल बेटर leave it on to you to solve this thing. Okay, minus 5 and minus 7
तो जो भी है you have to solve this by yourself. Okay, minus, and then this will be again plus k cap plus k cap 3 minus of minus 7. Okay, तो ये आपका आ जाएगा 2i cap plus 12j cap plus 10k cap, right? 2i cap plus 12j cap plus 10k cap. अभी ऐसा तो आंसर में है नहीं, अभी आंसर में नहीं है तो इसका मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है आपके पास? तो दिस इज 2 over here. Okay, good. तो प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, यू हैव टू नो दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. A solid cylinder of mass m and radius r rotates about its axis with angular speed omega. Its rotational kinetic energy is solid cylinder. याद रखो, hollow cylinder मतलब रिंग के फॉर्मूला यूज होते हैं. सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क के फॉर्मूला यूज होते हैं. तो सॉलिड सिलेंडर कैसा दिखता है? तो आपने देखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ. सॉलिड सिलेंडर इज समथिंग लाइक दिस, but it is not focal, it is not hollow from inside, it is not hollow, it is like this. Okay, तो जब सॉलिड सिलेंडर रोटेट होगा, राइट, अबाउट दिस एक्सिस, रोटेट होगा तो इट इज अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. ओके, तो ये याद होना चाहिए आपको कि सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क एम है. क्या फाइंड करना है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. गुड, बट as I told you, solid cylinder equal to disk, and this cylinder is rotating about its axis passing through center. Okay, मतलब in short I can do like this. मैं इसको भूल जाता हूँ. Let's forget about this. तो ये बन गया आपका. What is this? This is disk. Disk, disk, disk rotating about center of mass. फॉर्मूला क्या था? m, if you remember, mr square by 2. अगर हॉलो बोला होता तो हॉलो को केस में mr स्क्वायर होता है, नॉट mr स्क्वायर बाई 2. डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग rotating about an axis passing through its center of mass is mr square. Moment of inertia of a disk about its center of mass perpendicular to the plane of disk is mr square by 2, so mr square by 2 omega square. Good, good. तो ये आ गया आपका 1/4 mr square omega square, option number C, right? So it is important for you to first understand the question, second to know solid cylinder is equivalent to disk, and third to know the formulas. Formula नहीं पता होगा तो फिर देख. Next question. Two masses, each of mass capital M, are attached to the end of a rigid massless rod of length L. मेरे पास एक rigid रॉड है लेकिन मासलेस है, इसका मास नहीं है. इसके एंड पे दो मासेस है, ईच विथ कैपिटल M, राइट? ईच विथ कैपिटल M. So this is capital M, this is capital M. The moment of inertia of the system about an axis passing through center of mass. पहली बात तो समझ लो, ये मास और ये मास इक्वल है. जब दो मासेस इक्वल हो तो उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे होता है. तो इन दोनों का सेंटर ये है. अगर यहाँ पे बड़ा मास होता, यहाँ पे छोटा मास होता, फिर सेंटर टूवर्ड बड़ा मास है ना. लेकिन जब दोनों मासेस सेम है
तो उसका center of mass is the center of the line joining the two masses. Okay, the moment of inertia of the system about an axis passing through center of mass perpendicular to its length. मतलब your axis rotation is something like this, and the system is rotating about this axis. मतलब ये डंबल शेप, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, ऐसा रोटेट हो रहा है. Good. Now, obviously, if the total length मतलब of the rod, this much length is capital L, बोला है क्वेश्चन. तो एक्सिस से ये लेंथ हो गया L/2 और ये लेंथ हो गया L/2. So this length is L/2 and this length is also L/2. मतलब ये कि जब ये सिस्टम रोटेट होगा, ओके, मतलब दो मासेस रोटेट हो रहे हैं और दो मासेस रोटेट हो रहे हैं अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2 and L/2. ये इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? डू यू रिमेंबर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज नथिंग बट m r स्क्वायर या फिर m k स्क्वायर, जो भी बोलना चाहो. इफ यू वांट टू राइट m k स्क्वायर ठीक है, आपको r स्क्वायर लिखना है तो भी ठीक है. तो ये फॉर्मूला है. तो पहले मास के लिए मैं इसको बोलता हूँ मास नंबर 1, इसको बोलता हूँ मास नंबर 2. I1 इक्वल टू m, क्योंकि मास तो m है. k, व्हाट इज k? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस. व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस? L/2. तो पहले के लिए L/2 स्क्वायर, दूसरे के लिए भी mL/2 स्क्वायर. तो टोटल moment of inertia I total will be equal to I1 plus I2 equal to, आपको मिल जाएगा mL/2 स्क्वायर प्लस mL/2 का स्क्वायर. मतलब 2 times of mL/2 का स्क्वायर, मतलब ये आपको मिल जाएगा 2 times of mL square by 4, मतलब mL square by 2. ऑप्शन नंबर बी. देखो, दोनों मास कहाँ थे? रिजिड रॉड के एंड्स पे थे. रिजिड रॉड का लेंथ कितना? L. सिस्टम रोटेट हो रहा है अबाउट अ पॉइंट थ्रू सेंटर, है ना? तो दोनों मास का डिस्टेंस कितना हो गया? L/2 फ्रॉम एक्सिस. इसलिए क्या लिखा मैंने? mL/2 स्क्वायर प्लस mL/2 स्क्वायर. नंबर 1 आंसर करेक्ट है हमारा, नो डाउट. लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता था, वो बोल सकते थे कि रॉड का खुद का मास भी है. अगर रॉड का खुद का मास भी है तो प्लस I3 होगा, where I3 is moment of inertia of rod about its center, जो ऑलरेडी mL square by 12 होता है. ये हमने थियरी में देखा है. तो मैं क्वेश्चन एग्जाम में चेंज कर दूंगा, मैं बता देता हूँ. आई विल से same. Two masses, each of mass m are attached to the end of rigid massless rod. Massless की जगह पे rigid rod of mass 3 kg, 2 kg या m kg of length L. Find out total moment of inertia. तो उस केस में दोनों बॉल भी रोटेट हो रहे हैं, लेकिन दोनों बॉल का एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस L/2 और खुद रॉड रोटेट हो रहा है और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ पासिंग थ्रू सेंटर इज mL square by 12. तो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए इन शॉर्ट. अब इसमें और क्या चेंज हो सकता है? ये भी हो सकता है कि एक्सिस हमने एक पर्टिकुलर मास पे सेट कर दिया. So the system is rotating about an axis passing through one of the masses. अगर ऐसा है तो सेकेंड मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय डेफिनेशन डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस. जब सेकेंड मास को मैंने एक्सिस पे ही रख दिया तो डिस्टेंस तो 0 हो गया. तो ये भी याद रखना. तो दिस स्मॉल चेंजेस आई कैन डू while taking test, and then you have to find out by yourself the correct answer. Okay, next question.
क्वेश्चन नंबर 4, फ्लाईव्हील, अभी फ्लाईव्हील क्या बताता हूँ, रोटेटिंग एट 420 आरपीएम, आरपीएम मतलब एन, नॉट ओमेगा, 420 रिवोल्यूशंस पर मिनट, पर सेकंड के लिए डिवाइड बाय 60 करोगे, आरपीएस मतलब 7 आरपीएस। स्लोज डाउन मतलब डी एक्सेलरेशन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मतलब अल्फा इज -2 क्योंकि डी एक्सेलरेशन स्लोज डाउन 2 radians per second square. The time required for the flywheel to stop is, वैसे यहाँ पे तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है, ये एक्चुअली सर्कुलर मोशन में भी आ सकता था, लेकिन फ्लाईव्हील क्या होता है बताना चाहिए। बचपन में शायद अभी भी आप एक डिस्क लाते थे, है ना, तो फेंकते थे और वो घूमते वापस आता था, यू कैन से दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील इज काइंड ऑफ अ डिस्क, यहाँ पे हमको नहीं भी पता होगा चल जाएगा, लेकिन आगे जब मैं बोलूंगा तो फ्लाईव्हील नॉर्मली अगर मेंशन नहीं किया है तो एज अ डिस्क ट्रीट किया जाएगा। अगर बोला है ट्रीट फ्लाईव्हील एज अ रिंग, तो फिर रिंग के कॉन्सेप्ट लगाओ। अगर कुछ नहीं बोला है फ्लाईव्हील, तो सिर्फ फ्लाईव्हील बोला है तो एज अ डिस्क ट्रीट होगा। वेल दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है हमको, पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस, मतलब ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, पर ओमेगा फाइनल तो जीरो, क्योंकि टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप मतलब फाइनल इज जीरो, तो जीरो। ओमेगा इनिशियल दैट इज 2 पाई एन इनिशियल, एन इनिशियल तो दिया है हमको, so we already haven't given what is n initial, so we already know n initial is 7 rps माइनस अल्फा। अभी यहाँ होती है गड़बड़, अगर आप यहीं पे माइनस लिख रहे हो ना, यहाँ पे माइनस लिख रहे हो अगर, तो यहाँ पे माइनस नहीं लिखना, दोनों में से एक जगह पे। तो आई वुड सजेस्ट कि फॉर्मूला में माइनस कर लो, वैल्यू में नहीं, तो दैट इज इजियर। आ गया, तो ये आपको मिल जाएगा, you will get from here t is equal to 2 pi ni by alpha, okay, so 2 pi ni is 7 by alpha, alpha is 2, cancel, so 7 pi, what is pi, 22 by 7, cancel 22 seconds है क्या ऑप्शन नंबर ए में, यस। तो 22 सेकेंड लग जाएंगे उसको रुक कर, तो ये कॉन्सेप्ट इन रियलिटी सर्कुलर मोशन पे या रोटेशनल मोशन पे दोनों पे एप्लीकेबल है, फॉर्मूला सेम है। तो यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि थोड़ा सा टच मिलना चाहिए कि हम लोग अभी रोटेशनल मोशन की तरफ जा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे पार्टिकल रिवॉल्विंग विद इनिशियल स्पीड ऑफ 420 आरपीएम, तो मैंने क्या बोला, फ्लाईव्हील रोटेटिंग, particle performing circular motion is also rotational motion, flywheel is also rotational motion, but flywheel एक body है like a disc, okay, so next question, yeah, an athlete, okay, so just a minute, so the problem is I have Google Assistant which is telling me go for next question, go for it, okay, I'll go for it. Anyways, an athlete throws a discus, तो वही मैं बता रहा था, फ्लाईव्हील मतलब लाइक अ डिस्कस, डिस्क है वो, ओके, तो डिस्कस मतलब डिस्क है, तो throws a discus from rest, initial value 0 to a final angular velocity of 15 radian per second in time 0.270 seconds before releasing it during the acceleration, क्योंकि जीरो स्पीड से फाइनल स्पीड हो रही है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है ना, तो ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन discus moves a circular arc of radius 0.810 meter, so radius is 0.810 meter, acceleration of the disk before it is released. So to understand this question, actually question is very simple, दो फॉर्मूला यूज करने हैं, सिंपल है लेकिन इमेजिनेशन यहाँ पे लगता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्कस थ्रो करते कैसे हैं,
So for that, I will use an image here. Okay, to give you an idea ki how Disqus works, I will quickly share my browser with you so that you can see how it works. So I hope you are now able to see browser. तो ये देखो, ये पहले ऐसा हाथ में पकड़ के रखा है, फिर वो ऐसा घूम के उसको फेंकेगा। मतलब रिलीज करने से पहले ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। उसके हाथ में एक डिस्क है, एथलीट के हाथ में एक डिस्क है, और वो डिस्क को पहले सर्कुलर आर्क में रोटेट करेगा, बाद में रिलीज करेगा, राइट? So look at this very carefully. Yes. Now I'll go back to the question. Okay. तो अब आपको समझ में आएगा एथलीट थ्रो डिस्कस कैसे डिस्कस थ्रो किया, पहले डिस्क पकड़ा, खुद घूमा है वो, फिर बाद में रिलीज किया है। तो एन एथलीट थ्रोस अ डिस्कस फ्रॉम रेस्ट, पहले रेस्ट पे था उसके हाथ में, टू अ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। तो जब वो खुद घूम रहा है तो वो डिस्कस को भी वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है। 15 रेडियन पर सेकंड आने के लिए टाइम कितना लगा? 0.270 सेकंड बिफोर रिलीजिंग इट, रिलीज करने से पहले। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो हुआ ना, जब वो ऐसा खुद भी घूम रहा था तो उसका हाथ स्ट्रेच था, मतलब वो खुद सेंटर हो गया, एक्सिस हो गया, और वो डिस्क को घुमा रहा है, तो एक्सेलरेशन हो रहा है ऑफ, मतलब ये जो एथलीट था, इस एथलीट के हाथ में पहले यहाँ पे डिस्कस था, पहले खुद घूमेगा, मतलब खुद सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा विद सम रेडियस, तो ये जो रेडियस था वो दिया है आपको, ये रेडियस की वैल्यू दी है 0.810। फिर बाद में वो डिस्कस को रिलीज कर देगा, तो ये जो डिस्कस था उसके हाथ में, इट विल बी रिलीज्ड आफ्टरवर्ड्स, राइट? तो एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्कस बिफोर द एथलीट रिलीजेस इट, ऐसा क्वेश्चन है। इन रियलिटी क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इमेजिनेशन का प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली यहाँ पे भी v इक्वल टू u प्लस ए टी का एंगुलर फॉर्म, मतलब ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओके, यहाँ पे आप अल्फा पहले फाइंड कर लोगे। ओमेगा फाइनल कितना है? 15, इनिशियल कितना है? 0, टाइम 0.270, मतलब आपको यहाँ से मिल गया अल्फा। तो अल्फा फ्रॉम हियर यू विल गेट 15 अपॉन 0.270। तो 15 अपॉन 0.270 मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको सिर्फ रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ऐसा लिख दूंगा। आई डोंट वांट, क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम अल्फा फाइंड करना नहीं है। एक्सेलरेशन मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, क्योंकि जब डिस्क रिलीज होता है ना तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, मतलब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज लीनियर एक्सेलरेशन। और नहीं भी समझा होगा, क्योंकि दो टाइप के एक्सेलरेशन है, रेडियल मतलब एंगुलर और लीनियर, है ना? बिकॉज दिस गाय, ये जो एथलीट था, ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो एक्सेलरेशन भी दो हो रहे हैं, एंगुलर और लीनियर। हमको क्या पूछा है, कैसे समझेगा? एंगुलर बोला है क्या? नहीं, तो मतलब लीनियर पूछा होगा, वो भी नहीं समझता है, तो फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लीनियर एक्सेलरेशन होता है एंगुलर में। बट यू नो a इज इक्वल टू आर अल्फा, पहले चैप्टर का पहला ही लेक्चर मैंने आपको इंटेंशनली लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन के पैरामीटर लिख के दिए थे, उसको उसका रिलेशन बताया था। तो a इक्वल टू आर अल्फा, आर पता है? यस, 0.810। अल्फा फाइंड किया, 15 अपॉन 0.270, 1 and 3 15 3 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। So this is how you are supposed to find out A. Okay, good. Next question. A rope of negligible mass, words are really important. Rope, रस्सी of negligible mass, मतलब उसका मास नहीं कंसिडर करना है, is wound on a hollow cylinder. So now I have more or less a hollow cylinder. So there is a hollow cylinder.
ऐसा मेरे पास एक, लेट मी ड्रॉ अ हॉलो सिलेंडर। तो मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर है। दिस इज अ हॉलो सिलेंडर। A rope of negligible mass is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg. सिलेंडर का मास 3 kg है एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर का है। तो मास ऑफ हॉलो सिलेंडर इज 3 kg, रेडियस इज 40 सेंटीमीटर, मतलब 14 to 10 power minus 2 मीटर। इसके ऊपर रस्सी बांधी हुई है, तो इट हैज अ रोप लाइक दिस। ओके, राइट। If the rope is pulled with a force, अब इस रस्सी को मैं खींच लूंगा 30 न्यूटन के फोर्स से। ओके, तो आई एम पुलिंग दिस रस्सी रोप विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। रस्सी तो खुल जाएगी, लेकिन सिलेंडर विल स्टार्ट रोटेटिंग। देन द एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सिलेंडर इज, सिलेंडर पर रस्सी बंधा था, मैंने रस्सी खींच लिया तो सिलेंडर स्टार्ट रोटेटिंग। तो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा आपको पूछा है। नाउ अब यहाँ पे दो तरीके हैं सॉल्व करने के। आई वुड प्रिफर कि आप गिवन पैरामीटर जो जो है उस टर्म्स में पहले एक फाइनल फॉर्मूला बनाओ और आखिरी में वैल्यूज डालो। या फिर दूसरा क्या होता है कि एक एक पैरामीटर का वैल्यू निकालते जाओ और आखिरी में यूज करो। बता देता हूँ मैं आपको। तो व्हाट आई मीन है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है अल्फा, राइट, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। वन ऑफ यू जस्ट सेड पहले क्वेश्चन में कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाय आई। तो दो तरीके, एक तो पहले टॉर्क फाइंड कर लो और आई फाइंड कर लो, फिर इन दोनों की वैल्यूज इस इक्वेशन में डाल, चलता है वो कर लेते हैं। तो बट आई विल से बट टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ, आर क्रॉस एफ, आर इंटू एफ अभी देखा हमने। और आई इक्वल टू रिंग है ना, हॉलो सिलेंडर मतलब क्या, रिंग। अभी जब ये रस्सी खींचूंगा, इफ आई पुल दिस रोप, रस्सी खींचूंगा तो ये सिलेंडर रोटेट होगा अबाउट व्हाट, अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। मतलब रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगे एम आर स्क्वायर, hollow cylinder will rotate about axis passing through its center, मतलब एम आर स्क्वायर, नॉट अबाउट टेंजेंट। एम आर स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि जब ये सिलेंडर रोटेट होगा तो रोटेट अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर होगा, ऐसा ही रोटेट होगा ना, इट विल रोटेट। वेयर इज माय, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, हियर वी गो। इसके ऊपर रस्सी थी, रस्सी खींचा तो अबाउट एक्सिस विच इज थ्रू सेंटर, तो ऐसा रोटेट होगा ना वो सिलेंडर, तो इट इज गोइंग टू रोटेट लाइक दिस। तो लुक हियर, मैंने रस्सी खींच लिया तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस अबाउट एक्सिस अबाउट सेंटर। कि ऐसा रोटेट होगा वो, मैंने रस्सी खींचा, हाँ, तो ऐसा तो रोटेट नहीं होने वाला। इट इज नॉट गोइंग टू रोटेट अबाउट टेंजेंट, इट इज गोइंग टू रोटेट अबाउट एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। हॉलो सिलेंडर हो या फिर सॉलिड सिलेंडर हो, जब उस पर रस्सी बांधी है, रस्सी को जब पुल किया है तो इट रोटेट्स अबाउट एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, नॉट थ्रू टेंजेंट। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अब टॉर्क इक्वल टू आर एफ, बाय द वे आई शुड यूज आर, same letter small or capital in both cases। R की वैल्यू है 40 into 10 power minus 2, F की वैल्यू है 30, so this is 4 into 3 12, 1200 into 10 power minus 2 मतलब 12 न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क R into F है। ओके,
और I आपका आएगा mr स्क्वायर, m3 है r स्क्वायर 40 into 10 power minus 2 का स्क्वायर, that is 4 into 10 power minus 1 मतलब 16 into 10 power minus 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 48 into 10 power minus 2 kg मीटर स्क्वायर। तो आपको मिलेगा अल्फा इक्वल टू टाउ टॉर्क अपॉन आई, but torque is 12. This is 48 into 10 power minus 2. 1 and 4 10 power minus 2 ऊपर जाके 10 power plus 2 मतलब 100 by 4 that is 25. है क्या 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर? Yes. This is one way. देखो टाइम बचाना सीखना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे हमने टॉर्क और ये दोनों अलग अलग से कैलकुलेट कर लिए थे, बट अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली डाल देता आर इंटू एफ अपॉन एम आर स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, तो मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला मिल गया एफ बाई एम आर, एफ 30 है, कुछ मास 3 है, आर 40 इंटू 10 पावर माइनस 2 है, मतलब 4 इंटू 10 पावर माइनस 1 है बेसिकली। 1 जा एंड 10 जा, ये 10 पर माइनस 1 ऊपर गया तो और एक 10 पर, देखो 10 पर प्लस 1 तो है ही, और एक ऊपर गया तो 10 पर प्लस 2 मतलब 100 by 4 that is 25। तो आई थिंक इट इज बेटर टू डू दिस वे, क्योंकि फिर टाइम बचेगा और अल्टीमेटली हमारे पास टाइम ही तो नहीं होता ऐसे एग्जाम्स में, तो यू हैव टू वर्क इट आउट दिस वे। तो आपके ऊपर, आई विल टेल यू, नॉर्मली मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि फॉर्मूला बना लो, लास्ट स्टेप पे पुट वैल्यू, इट सेव्स टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, instantaneous angular position of a point on a rotating wheel is given by equation theta as a function of t is 2t cube minus 6t square, torque on the wheel becomes 0 at। तो पहले तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन मतलब है, हमारे पास एक व्हील है, व्हील पे एक पॉइंट है ए, जैसे ही ये व्हील रोटेट होगा ये पॉइंट ए भी पोजीशन चेंज करेगा, इट विल गो टू न्यू पोजीशन ए डैश, तो इट विल मेक सम एंगल, तो एंगुलर पोजीशन मतलब आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला है। इन शॉर्ट थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको पूछा है व्हाट इज द टॉर्क, इफ यू नो टॉर्क, अभी अभी हमने जस्ट नाउ हमने देखा टॉर्क इज आई अल्फा, ओके, और उन्होंने बोला है टॉर्क ऑन द व्हील बिकम 0, तो टॉर्क 0 कब होगा ऐसा पूछा है, कौन से टाइम पे होगा। टॉर्क क्या है? आई अल्फा। मुझे बताओ, अगर आपके पास दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है ना, तो या तो ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा, है ना, नहीं तो प्रोडक्ट 0 हो ही नहीं सकता। हाउ कम 2 into 2 is 0, नहीं हो सकता ना, एक नंबर 0 होना चाहिए। अब ऑलरेडी हमको पता है कि टॉर्क आई इंटू अल्फा है, और आई इंटू अल्फा को 0 होने के लिए या तो आई 0 होना चाहिए या फिर अल्फा 0 होना चाहिए। आई तो 0 होने से रहा, रोटेटिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 सिर्फ एक ही केस में होता है, कब होता है? एक पार्टिकल है वो रोटेट हो रहा है और वो एक्स उसके ऊपर ही बैठा हुआ है ना। लेकिन जब व्हील की बात करते हो, व्हील रोटेट जब होगा तो उसका एक्सिस कहाँ होता है? थ्रू इट्स सेंटर, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, और पॉइंट कहाँ पे है? पॉइंट सर्कमफेरेंस पे है। तो डिस्टेंस 0 है क्या? डिस्टेंस 0 नहीं है। मास 0 है क्या? मास 0 नहीं है। तो इस केस में जब व्हील, टायर, डिस्क, रिंग रोटेट होता है तो एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, इसलिए दिख नहीं रहा। दिस इज wheel, axis is like this, axis is basically passing through center, तो एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर, मैंने क्रॉस इसके लिए दिखाया है, क्रॉस मतलब एक्सिस इज गोइंग इनसाइड। तो जब 2 डायमेंशन पे आप तीसरा डायमेंशन दिखाना चाहते हो ना, तो क्रॉस या फिर डॉट यूज करते हो। इन एनी केस मेरा बोलने का मतलब इतना ही है कि यहाँ पे आई 0 नहीं होगा, खत्म, अल्फा 0 होगा।
अल्फा 0 होगा। अल्फा फाइंड कर सकते हैं क्या हम लोग? कर सकते हैं। अल्फा मतलब डी ओमेगा बाय डी टी 0 होगा, क्योंकि अल्फा मतलब एक्सीलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। बट वेलोसिटी तो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ थीटा होता है। मतलब अल्टीमेटली आपको करना क्या है? अल्टीमेटली आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना है थीटा का और इक्वल टू 0 करना है, सेकंड डेरिवेटिव, है ना? तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बोलने से बेटर है मैं क्या करूंगा, मैं ये सारे चीजों को आखिरी में लिखूंगा फॉर द सिंप्लिसिटी। करना वही है हमको, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम पहले बोलेंगे ओमेगा इज डी थीटा बाय। तो पहले ओमेगा फाइंड कर लेते हैं, डी डी टी ऑफ थीटा। तो जिसको डेरिवेटिव नहीं पता, पहले टर्म का डेरिवेटिव माइनस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में से कांस्टेंट बाहर, टी क्यूब का डेरिवेटिव, 6 बाहर, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव। टी क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर का होता है 2t, क्योंकि t रेज टू n का डेरिवेटिव को पता होना चाहिए, अभी तक मैं 3-4 बार बता चुका हूँ, पता होना चाहिए। ये मिल गया ओमेगा। फिर अल्फा कैसे निकालोगे? तो अल्फा आप बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा, तो वापस एक डेरिवेटिव, ले लेते हैं। फिर वही लॉजिक से पहले टर्म का डेरिवेटिव माइनस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव। 6 कांस्टेंट है, फिर टी का डेरिवेटिव 2t, 12 कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव इक्वल टू t इज 1, तो 12t माइनस 12। ये ओरल भी कर सकते थे हम लोग, क्वेश्चन 1 आंसर आएगा इसका। ओके, अब आप बोलोगे बट टॉर्क इज आई अल्फा, therefore for torque to be 0, either I should be 0 or alpha should be 0, but I cannot be equal to 0. ये सब मैं लिख के सिर्फ आपके समझने के लिए दे रहा हूँ, एग्जाम में थोड़ी हमको करना है, मैं तो डायरेक्टली डू इट। So therefore alpha equal to 0, which means 12t minus 12 equal to 0, which means 12t equal to 12, which means t equal to 1 second। हो गया आंसर। अब इसी को ओरली कैसे करते डेरिवेटिव्स पता होना चाहिए। हमारे पास इक्वेशन क्या था? हमारे पास थीटा का इक्वेशन था 12 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। ये पता है कि आपको अल्फा इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा पता है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव लेना है। पहली बार डेरिवेटिव लिया तो 6t स्क्वायर आया माइनस 12t, दूसरी बार डेरिवेटिव लिया तो 12t माइनस 12 आया, इसको इक्वल टू 0 कर दिया, खत्म हो गया स्टोरी यहीं पे। ओरली 2 डेरिवेटिव लो इक्वल टू 0 करो। पहला डेरिवेटिव जब मैंने लिया था, तो 2 कांस्टेंट था, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर था, माइनस 6 कांस्टेंट था, 2t स्क्वायर का 2t था, तो 6t स्क्वायर माइनस 12t, ये पहला डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव लूंगा तो 6 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t है, 12 कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव t 1 है, तो ये आ गया आपका 12t माइनस 12, इसको इक्वल टू 0 कर दो, t इक्वल टू 1 आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो डेरिवेटिव्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, तो नीट वालों को भी करनी पड़ेगी। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। A solid cylinder of mass 20 kg, radius 20 centimeter, rotates about its axis। its axis मतलब axis passing through center। हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, आपको पता है सॉलिड सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन मतलब हम लोग लेते हैं, इफ यू नो, सॉलिड सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन होता है डिस्क। तो आई विल बेटर ड्रॉ इट फॉर यू अगेन, वंस अगेन। तो ये आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब ऐसा। ओके, मास दिया है, रेडियस दिया है, एंगुलर स्पीड दिया है, आपको एंगुलर मोमेंटम पूछा है। अगर आपको याद है एंगुलर मोमेंटम L, इफ यू रिमेंबर, इज I ओमेगा, हमने डिराइव किया है ये, और I
for a solid cylinder is mr square by 2. सॉलिड सिलेंडर, हॉलो नहीं, हॉलो एम आर स्क्वायर है। एम दिया है क्या? यस 20 kg। आर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो एम वॉज 20 kg, आर वॉज 20 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 मीटर। मैं वो पावर और एडजस्ट करने के बाद लिख रहा हूँ। ओमेगा की वैल्यू 100 है, ठीक है, रेडियन पर सेकंड है, ठीक है। आर की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे, ओमेगा इज 100 मतलब 10 पावर 2 अपॉन दिस इज 2 1 जा एंड 10 जा, गुड। तो यह आ जाएगा 10 इंटू 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू 10 पावर प्लस 2, ये भी कैंसर, तो आंसर आ गया 40 जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए खत्म क्वेश्चन। तो फॉर्मूलाज पता है तो so simple, it is so simple, all right, so that is sufficient for today. 8 questions per day, 5 days this week, 5 into 8 40 questions, 40 questions, and then that will be done for CET level of preparation for chapter 1.